जग में है वक्त का तू ही तो पहला पहर। तू आँख जो खोले तो खाए कहर। है मुक्त गुंडा मुक्त सरकार चाहिए ना। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवा है। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते हैं नहीं करना चाहिए। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। पूर्वांचल में इनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, सुहेलदेव पार्टी। उनका कहना है सुहेलदेव पार्टी है, उनके समाज के वोट सब उनके गठबंधन में जा रहे हैं और हमारा गठबंधन भारी है। इस महान देशभक्त हिंदू महापराक्रमी राजा ने विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने चबवा करके भारत की स्वाधीनता को छूने रखा। उस महाराज सुहेलदेव का अनुयायी आतंकवादियों के और माफियाओं का समर्थक कभी नहीं हो सकता। जिस पार्टी ने सदैव महाराज सुहेलदेव के आदर्शों के विपरीत आचरण किया हो, उनके नाम पर उनके अनुयायी कभी वोट नहीं दे सकते, कभी नहीं। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और आज मैं जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहा हूं वो है देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपनी कार्यशैली की बदौलत उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया में भी इनके नाम के चर्चे हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। यूं तो हर शख्स गुजर जाता है जमाने की राह में, है नाम रोशन उसी का जो काम करता है नेक ईमान से। वाकई ये पंक्तियां 100% उस शख्सियत पर सही उतरती हैं जिन्होंने अपने काम से प्रदेश की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी अलग पहचान बनाई। इन्होंने हर क्षेत्र में अतुलनीय और सराहनीय काम किए हैं और जनता बेहद खुश है। हिंदुत्व और विकास के मुद्दे की राजनीति करने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक गांव में राजपूत परिवार में हुआ। 15 फरवरी 1994 गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान ही इन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी बन गए। हिंदुत्व की रक्षा का जो संकल्प उठाया था उससे पीछे नहीं हटे। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया। अंधेरों का अस्तित्व मिटाया, ये तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुत्सित चेष्टा है। साल 1998 में गुरुदेव महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर इन्हें लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। साथ ही सबसे कम उम्र का सांसद होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही इनकी ख्याति भी बढ़ती चली गई। साल 1998
1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर अपनी धमक दिखाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर इन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका का निर्वहन किया और गोरखपुर से चुनाव जीतकर अपनी हनक भी कायम रखी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद इन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब वो 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। जनसभाओं में विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है। वह कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। यूपी सहित देश के कई राज्यों में प्रचार की कमान संभालकर वो बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर गेम चेंजर बनते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी को कोई शक नहीं है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का काम भी सीएम योगी ने किया है। जहां पहले उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, वहीं 2017 के बाद प्रदेश में कई बड़े निवेशकों ने निवेश किया। अपराधियों पर नकेल, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने जैसी उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ जुड़ गई हैं। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने यूपी के लोगों का दिल जीतने का काम किया। एक बार फिर साबित हो गया है कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी, वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना कोई अपना होगा, ना ही पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा। सौभाग्य से देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आदर्श राजा के इसी गुण को प्रमाणित कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक कैरियर, जिन्होंने अपने काम की बदौलत उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि चौथे चरण के बाद अब स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री जी, चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को आप किस स्थिति में मानते हैं? देखिए, मैं पहले चरण से ही कह रहा हूं कि जनता जनार्दन का रुख बहुत स्पष्ट है। ये पूरा चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 20% सीटों में बंटवारा। पहले चरण से लेकर के अंतिम चरण तक ये ट्रेंड बना रहेगा और चुनाव उधर जा चुका है पहले चरण से। अब तक यानी अगर हम अब तक की इस पूरे उसको देखेंगे, आधे से अधिक सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 चरण बाकी है। भारतीय जनता पार्टी 2017 के 2019 के अपने रिकॉर्ड को फिर से कायम रखेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। मुख्यमंत्री जी, हमेशा आप बात करते हैं 80 और 20 की। हम लोगों ने काफी भ्रमण किया पूरे प्रदेश में, तो एक बात सामने निकल के आई। जो 20% की बात है, उसमें ज्यादातर लोग ये चाहते हैं, पूरी दम लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आए। उस 20% में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सरकार भले आ जाए लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ना आए, उनका बुलडोजर ना आए। जबकि सरकार ने और आपने ऐसा कोई विभेद नहीं किया उस वर्ग के लिए, सबको एक जो भी दिया सुविधाएं। ऐसा क्या? हमारी लड़ाई जाति, मत, मजहब या वर्ग से है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो शुरू दिन से ही माफिया राज से रही है।
गुंडा राज से रही है, भ्रष्टाचार से रही है, बेईमानी से रही है, गरीबों के हक पर डकैती डालने वालों के खिलाफ रही है, तो हम तो अपनी लड़ाई को लेकर बहुत स्पष्ट चल रहे हैं। हमने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, हम उस पर पहले भी अडिग थे, आज भी है। हमने प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने की बात की थी, हम पहले भी अडिग थे, आज भी हमने किया और आगे भी वही करेंगे। सवाल यह है कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहती है और जनता जनार्दन के दम पर, उनके बल पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम, उनके काम के आधार पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जी, 2017 में जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आप साथ में थे, उसमें एक बात हुई थी कि अगर आप विकास और अपराध को पहले किसको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे। आपने कहा था विकास से पहले अगर अपराध को हम रोक लेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। और सांप्रदायिक दंगे की बात हुई थी, उन्होंने कहा सांप्रदायिक दंगे और अपराध दोनों रुकने के बाद विकास अपने आप हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे की अगर बात की जाए तो 2017 के बाद कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, अपराधों में भी कमी आई, तो इसका फायदा पार्टी को कितना मिल रहा है? किसी भी विकास और सुशासन की पहली आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर विकास की कोई सार्थकता नहीं है और इसलिए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने काम किया। देखिए, 17 के पहले प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट था, 17 के बाद ऐसा नहीं है। 17 के पहले कोई प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था, 17 के बाद देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक यूपी में निवेश करना चाहता है। 17 के पहले प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी, गुंडागिरी थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, कोई घर के बाहर निकला तो उसको सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। आज ऐसा नहीं है, आज तो प्रदेश में एक नया माहौल है, लोग विकास के बारे में चर्चा करते हैं, सुरक्षा के माहौल में न केवल रह रहे हैं बल्कि सुरक्षित महसूस कर भी रहे हैं और लोगों के पास मैसेज भी कर रहे हैं कि साहब हम सुरक्षित हैं। पहली बार हो रहा है जब इलेक्शन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था के पक्ष में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सरकार को बहुत सारे कड़े कदम उठाने पड़े, बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़े, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि जनता जनार्दन को इसका लाभ मिला और पब्लिक ने इसको एप्रिशिएट किया है। पूरे उसमें आप देख सकते हैं, पश्चिम में, मध्य में, पूरब में, बुंदेलखंड में कमोवेश से चुनाव पश्चिम, बुंदेलखंड, मध्य में संपन्न हो चुका है। अब ये अवध होते हुए पूरब की तरफ जा रहा है। तरीके अलग हो सकते हैं, पश्चिम में गुंडागिरी थी, दंगाई थे, बुंदेलखंड में खनन माफिया और भूमाफिया हावी थे, मध्य में पेशेवर अपराधियों का एक वर्चस्व था, जो ये सभी सत्ता से संरक्षित थे। 17 के बाद मुक्ति मिली, लोग भय मुक्त वातावरण में, दंगा मुक्त वातावरण में, माफिया मुक्त वातावरण में रह रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर सरकार ने किया है तो उसका लाभ तो सरकार को मिलेगा, पार्टी को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी जब चेक किया तो एक बार हमारा शो अलीगढ़ में हो रहा था, तो अलीगढ़ में जो अभी आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो जब उस पर चर्चा हुई तो उसमें 2 मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हम कानून व्यवस्था के नाम पे योगी जी के साथ हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम महिलाएं भी वोट दे रही हैं क्या? पश्चिम में हमने पहले चरण के चुनाव में देखा कि महिलाएं परिवार से, जाति से, मत से, मजहब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को पोल की। कुछ लोगों ने जो फतवावादी थे, उन लोगों ने महिलाओं को सेकंड फेज में इलेक्शन बूथ पर जाने से रोकने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए।
जो मैं 80 बनाम 20 की बात कर रहा हूं, ये इन्हीं बहनों और माताओं के बल पर, अन्नदाता किसानों के बल पर, युवाओं के बल पर और जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता है उसके बल पर ही कह रहा हूं। आज चौथे चरण के बाद जो चुनाव जा रहा है, जो दिख रहा है, वो राष्ट्रवाद और आतंकवाद ये प्रमुख मुद्दे होने जा रहे हैं। अभी कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी इस पे चुप है। क्या कहना है कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है? कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए आतंकवाद मुद्दा कैसे हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। दोनों भाई बहन जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के बारे में भारत की आलोचना करते हैं। उन्होंने तो आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद जैसे जख्म देश को दिए हैं, उनके लिए मुद्दा रहेगा कैसे? कश्मीर के मुद्दे पर श्री राहुल गांधी भारत की नीति का विरोध करते हैं। दुनिया के अंदर किसी देश ने भारत की नीति का विरोध नहीं किया, राहुल गांधी करते हैं। ये तो कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। देश के अंदर है तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। आखिर वो मंच भी आपने देखा होगा जहां पर इनके मुख्यमंत्री चन्नी उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, और कांग्रेस की नेत्री उस मंच पर थी। ये क्या तमाशा है? तो कांग्रेस को तो हर व्यक्ति देख रहा है, जान रहा है, इसलिए कांग्रेस को जनता सबक सिखा चुकी है जी, कोई वजूद ही नहीं यूपी में। अब विपक्षी दल ये प्रचार कर रहे हैं चौथे चरण के बाद कि वेस्टर्न यूपी में हमारी बढ़त हो रही है, क्योंकि वहां पर जो गठबंधन है वो हावी है, किसानों का बड़ा मुद्दा रहा है जिसने प्रभावित किया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, और हम वहां ज्यादा लीड लेके आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2017 में देख चुके हैं, 2019 में महागठबंधन कर चुके हैं, तब उनकी दाल नहीं गली। आज तो बीजेपी को वैसे भी 80% मतदाताओं का समर्थन है और 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। मुख्यमंत्री, जिस तरह से पूर्वांचल में बड़ी समस्या थी जापानी बुखार की, उस पर बड़ा काम किया है सरकार ने, अभी और काम करने की भी जरूरत है, तो क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की उस समस्या का समाधान के लिए? देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस, सपा, बसपा ने जो जख्म यूपी को दिए, उन जख्मों पर मलहम लगाने और बीमारी का समाधान करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। कोविड प्रबंधन सबके सामने है। यूपी के कोविड प्रबंधन को दुनिया के सामने के अंदर, भारत के अंदर सराहना मिली। मस्तिष्क ज्वर से 1976-77 से मौतें हो रही हैं, और कोई दल ऐसा नहीं कह सकता, कांग्रेस, सपा, बसपा की, इनको सत्ता में आने का अवसर नहीं मिला। हर वर्ष 1500 से लेकर 2000 बच्चों की मौत होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, इनको प्रभावी ढंग से लागू करना, अंतर विभागीय समन्वय समिति के माध्यम से प्रभावी उसका मॉनिटरिंग करना, आज बीमारी पे 95% नियंत्रण और मौत पर 99% नियंत्रण हम लोगों ने पा लिया है। इंसेफ्लाइटिस जो एक मुद्दा हुआ करता था, आज वे हजारों बच्चे जो असमय काल कलवित होते थे, आज उससे भी बच रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस के पास इसके लिए कोई बोलने के लिए एक शब्द नहीं, उनको तो माफी मांगनी चाहिए जनता से। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ। आप देख सकते हैं गोरखपुर में एम्स बन गया। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 केंद्र हुआ करते थे, एक वाराणसी, दूसरा गोरखपुर, तीसरा प्रयागराज, जहां मेडिकल कॉलेज थे। आज 3 मेडिकल कॉलेज पर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी निर्भर होती थी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में
गोरखपुर में एम्स है, रायबरेली में भी एम्स है, काशी में एम्स के समकक्ष एक नया संस्थान बन रहा है, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, देवरिया मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, चंदौली मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा मेडिकल कॉलेज नया निर्माण हो रहा है, बहराइच मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है, सोनभद्र मेडिकल कॉलेज नया बन रहा है, सुल्तानपुर नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख सकते हैं कि 16-17 नए मेडिकल कॉलेज यहां बने हैं या बन रहे हैं। आजादी के बाद यूपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी? 70 वर्षों में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, 5 वर्ष में 33 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स। डबल इंजन सरकार की यही उपलब्धि है और ये हर एक क्षेत्र में हुआ है। पब्लिक इसका लाभ प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री और पेंशन बहाली की बात की है। ये वो अपने घोषणा पत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सपा का और सच का ये नदी के 2 किनारे हैं। समाजवादी पार्टी जो कहती है ठीक उसके विपरीत आचरण करती है। चार बार प्रदेश की सत्ता में समाजवादी पार्टी रही है और बिजली की दुर्व्यवस्था पूरे प्रदेश ने झेली है। देखिए, देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने 2016 में उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री घोषित किया था। उनकी अकर्मण्यता को लेकर, उनके कारनामों को लेकर। देखिए, डाटा है, जो लोग बिजली नहीं दे पाते थे वे लोग बिजली फ्री में कहां से देंगे? एक, जिन लोगों के समय में बिजली के भी जाति और मजहब हुआ करता था, उनकी झूठी घोषणाओं में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। आज उत्तर प्रदेश को पर्याप्त बिजली, सबको बिजली मिल रही है, बिना भेदभाव की मिल रही है। पर्व त्योहारों पर, सामान्य दिनों में 1,21,000 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई हम लोगों ने। 1,43,00,000 परिवारों को फ्री बिजली कनेक्शन दिए। कहां थी समाजवादी पार्टी? क्या कर रही थी 4 बार? बहुजन समाजवादी पार्टी के समय भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन किया, तब नहीं कर पाए। जनता को धोखा देने के सिवाय इन्होंने किया क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों को मिलने वाले आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में 18,000 आवास मात्र सैंक्शन हुए थे, मिला एक को भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक आवास दिया है। और जहां तक न्यू पेंशन स्कीम की बात है, कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों धोखा दे रही है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब ये दोनों भाई बहन क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी के समय न्यू पेंशन स्कीम यूपी में लागू हुई थी, तब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। 3 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, फिर 5 साल तक मायावती जी चीफ मिनिस्टर रही, फिर 5 साल तक अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर रहे। इन 13 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया। हां, कर्मचारियों के साथ अन्याय किया था। न्यू पेंशन स्कीम में 2004 के बाद के हर कर्मचारी का अकाउंट खुलता है और अकाउंट खुल करके उसमें
उन कर्मचारियों को एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 10% और सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% जाना चाहिए था। इन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला है। अकाउंट नहीं खोला तो उसमें कंट्रीब्यूशन भी जमा नहीं हुआ। और जब 17 में मेरे पास ये मामला आया तो मैंने एक कमेटी बनाई और फिर 10,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का राज्य से हमने जमा कराया, स्टेट कंट्रीब्यूशन का, और स्टेट कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ाकर के 14% भी किया। मैं पूछना चाहता हूं, सपा बसपा या कांग्रेस ने अपने समय में कर्मचारियों के अकाउंट क्यों नहीं खुलवाए? कंट्रीब्यूशन जमा क्यों नहीं कराया? उसकी राशि को बढ़ाया क्यों नहीं? तो सा कोरोना कालखंड में हर कर्मचारी जानता है कि देश के अंदर तमाम राज्यों ने कर्मचारियों की वेतन में कटौती की। यूपी एक राज्य है जिसने किसी भी कर्मचारी के वेतन में भत्तों में कोई कटौती नहीं की, समय पे वेतन दिया, समय पे उनको टीएडीए दिया और प्रदेश में कोविड कंट्रोल में उनका योगदान भी लिया। देखिए, ये लोग जो बोल रहे हैं इनसे पूछना चाहिए कि आपकी स्कीम है क्या। उनको ये भी मालूम है कि जब इनको सत्ता में आना ही नहीं तो कुछ भी बोल दो जी। इसलिए ये बकवास के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है और पूर्वांचल में इनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, सुहेलदेव पार्टी से। उनका कहना है सुहेलदेव पार्टी है, उनके समाज के वोट सब उनके गठबंधन में जा रहे हैं और हमारा गठबंधन भारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर वोट नहीं लेती। हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है, हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा विकास गरीब कल्याण है। मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, महाराज सुहेलदेव को सम्मान किसने दिया? समाजवादी पार्टी कहां थी? 4 बार प्रदेश में सत्ता में रही, एक भी कार्य उसने महाराज सुहेलदेव के नाम पे किया हो? बसपा 3 बार सत्ता में थी, एक भी कार्य समाजवादी महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया हो? कांग्रेस ने 55 वर्षों तक प्रदेश में शासन किया, एक भी काम किया हो? महाराज सुहेलदेव के नाम पर जो भी हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। महाराज सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट, महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक स्पेशल ट्रेन, महाराज सुहेलदेव के नाम पर स्मारक, महाराज सुहेलदेव के नाम पे मेडिकल कॉलेज, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ने किए हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि जिस महान देशभक्त हिंदू महापराक्रमी राजा ने विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने चबवा करके भारत की स्वाधीनता को छूने रखा, उस महाराज सुहेलदेव का अनुयायी आतंकवादियों के और माफियाओं का समर्थक कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सुहेलदेव राजभर पार्टी ने मऊ में किसको प्रत्याशी बनाया है? एक कुख्यात माफिया को, एक माफिया परिवार को देकर के ये महाराज सुहेलदेव को अपमानित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का सीधे सीधे समर्थन करती है। क्या महाराज सुहेलदेव के न्यायी समर्थन करेंगे ऐसी समाजवादी पार्टी का, जिसने सदैव महाराज सुहेलदेव की भावनाओं और उनके आदर्शों के विपरीत आचरण किया हो? जिस पार्टी ने सदैव महाराज सुहेलदेव के आदर्शों के विपरीत आचरण किया हो, उनके नाम पर उनके अनुयायी कभी वोट नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। महाराज जी, आतंकवाद की बात हो रही है और अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद चर्चा में सबसे ज्यादा आजमगढ़ आया है। आजमगढ़ में आपकी पार्टी यानी कि आपकी सरकार कमांडो सेंटर बना रहा है,
तो उस कमांडर सेंटर बनाने से क्षेत्रीय जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय एक बात तो हमें बहुत उसके साथ देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 12 से 17 के बीच 700 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। 17 से 22 के बीच में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार के समय जो आतंकी घटनाएं घटित हुई थी, उन सभी आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। अयोध्या का हो, संकट मोचन का हो, कचहरियों का हो, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर के मामले हों, 1.5 दर्जन से अधिक कुख्यात आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। अहमदाबाद की अभी एक न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उस फैसले से तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। एक आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादी, जिस आतंकवादी का एक भाई बटाला हाउस के लिए जिम्मेदार है, सीरिया भाग गया, उसका बाप समाजवादी पार्टी का प्रचारक है, समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ उसकी फोटो है। और इसका सबसे शर्मनाक पहलू है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अब तक इसका खंडन भी नहीं किया है और न इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण ही दिया है। वो कहते हैं हम क्यों स्पष्टीकरण दें? यानी वह जनता की सुरक्षा से और राष्ट्र की सुरक्षा से बड़े अपने को मानते हैं। मुख्यमंत्री, विकास की बात की जाए तो कई क्षेत्रों में, विशेषकर मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में काफी विकास सरकार ने किया है। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि कभी बात जब आप गन्ना की करते हैं तो जिन्ना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान आ जाता है? विकास के मुद्दे जो हाईलाइट होने चाहिए जनता में, वो नहीं हो पा रहे हैं इस चुनाव में। देखिए, समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का कोई विकास का एजेंडा नहीं है, गरीब कल्याण भी इनका एजेंडा नहीं है, ये केवल नारा है इनका। जब पूरा देश भारत की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। यानी भारत के राष्ट्र नायक का अपमान कर रहे थे और एक राष्ट्र के खलनायक को महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए स्कीम लेकर के आ रहे थे और उत्तर प्रदेश के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे थे, उस समय वो पाकिस्तान का गुणगान गा रहे थे। आप अनुमान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी की मंशा क्या है। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। हमारी मंशा उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का है। वे विकास से ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का, लेकिन जनता आज देख चुकी है। आज जो लाभ उसे मिल रहा है, जो विकास दिखाई दे रहा है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली जो मिल रही है, जनता जनार्दन ये सब देख रही है। इसलिए वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। वो तय कर चुकी है कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और जनता जनार्दन उस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रही है। मुख्यमंत्री, युवाओं को बड़ी उम्मीद है आपसे। जो अगला चरण हो रहा है उसमें इलाहाबाद का क्षेत्र आता है, बनारस का क्षेत्र आता है। इलाहाबाद एक बड़ा सेंटर है छात्रों के लिए, पढ़ाई के लिए। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आगे सरकार बनने के बाद उसके ऊपर? जी देखिए, एक तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो कंफ्यूजन मीडिया के सूत्रों से प्रारंभ हुआ है, उस कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं। जैसे यूपी पीसीएस के बारे में भी एक आया है कि पीसीएस की नियुक्ति में हम बैक डोर से कुछ लोगों की एंट्री करेंगे, ये कभी नहीं होगा। कोई नौकरशाह सरकार की नीति नहीं बनाता है। नौकरशाह का काम शासन की नीति को इम्प्लीमेंट करना होता है सरकार के निर्देश पर। वो सरकार को निर्देश नौकरशाह नहीं देता है, इसलिए कोई उसके बहकावे में न आए। एक
दूसरा, इस बात को देखना होगा कि पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हमने दी है, पूरी पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हमने दी है। प्रदेश में पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हर छात्र को अवसर मिलेगा और अगले 5 वर्ष का लक्ष्य हमने रखा है कि हर छात्र को, हर युवा को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार से, जो एक परिवार के एक सदस्य को जरूर नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार से जोड़ेंगे। तीसरा, कोरोना जैसी महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। हमने तय किया है कि यूपी के हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और कंपटीशन की ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, जिससे उसके सामान्य कामकाज बाधित न हो। और इसका जो डिजिटल एक्सेस का खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। एक दूसरा ये भी करेगी कि कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारे यूथ को कहीं बाहर न जाना पड़े। हर जिले में हम मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं, कुछ जगह हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। उसके माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का चौथे चरण के बाद का चरण है, उसमें अपराधियों के कई गढ़ हैं और ये सर्वे भी कई लोग अपना प्रचार कर रहे हैं कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है। लेकिन पूर्वांचल में अगर हम लोग अपने स्तर पे ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आज के चुनाव में एक बड़ा शब्द चर्चित हुआ कि बुलडोजर वाले बाबा। तो जो बुलडोजर वाले बाबा या बुलडोजर जो जहां अपराधियों के खिलाफ चलाए, आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाए गए अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज सरकार और पक्ष में जाए? ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। ये एक्सप्रेस वे भी बना रहा है, हाईवे भी बना रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए माफिया और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके उसको प्रदेश के विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भी खर्च कर रहा है। तो बुलडोजर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है और माफिया के अंदर भय पैदा करने का भी प्रतीक है। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री, ये कंफ्यूजन की अभी बात हो रही है, आपने एक बड़ा कंफ्यूजन दूर किया है छात्रों के बारे में, ट्रांसपेरेंसी भर्ती के बारे में, और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि ट्रांसपेरेंसी रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक फ्री आम जनमानस के लिए आपने फ्री राशन बंटवाया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर एक कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि विपक्षी ये प्रचार कर रहे हैं कि जो फ्री राशन गरीबों को मिल रहा है वो मार्च के बाद नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, हम तो पिछले 2 साल से दे रहे हैं और हमने वही नहीं दिया, हमने तो भरण पोषण भत्ता भी दिया। हाँ, हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं ना, ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग, 2 साल में, कोरोना कालखंड के 2 साल में इनके दर्शन पिछले 3 महीने से हो रहे हैं। इससे पहले ये लोग 20 महीनों से गायब थे, यानी 24 महीने में 20 महीने ये गायब थे, कहीं नहीं थे, किसी के सुख दुख में सहभागी नहीं बने। कांग्रेस, सपा, बसपा कहीं नहीं थे। तब भी डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी के जनप्रतिनिधि थे और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इसलिए यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मुख्यमंत्री, एक बात आपने कही कि जैसे जैसे चरण समाप्त हो रहे हैं, चुनाव आगे बढ़ रहा है, चुनाव को अब जनता लड़ रही है, कई जगह दिखाई भी दे रहा है, इसका आधार क्या है? देखिए, जन विश्वास सरकार के प्रति, मोदी जी की कार्य पद्धति के प्रति। 2014 में जो देश की परंपरागत चली आ रही सड़ी गली व्यवस्था थी, सड़ी गली राजनीति थी, जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर देश के पूरे एकता को और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, मोदी जी ने उसके हट करके राजनीतिक एजेंडे को सेट किया। गांव के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए। और केवल एजेंडा ही नहीं बनाया, उनसे संबंधित योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। ये जो जन विश्वास है, ये जन विश्वास
भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में चौथी बार 80% से अधिक सीटें देकर के सरकार बनाने में योगदान देगा। मुख्यमंत्री, एक बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश का जब भी चुनाव होता है तो प्रदेश नहीं देश की राजनीति का केंद्र बन जाता है, सबकी निगाहें इस पे हो जाती हैं। मुझे लगता है ये पहली बार हो रहा है भारतवर्ष में कि एक सूबे का चुनाव हो रहा है जिसपे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पंडितों की भी निगाहें। मेरे पास भी कई इंटरनेशनल कॉल आते हैं, पूछे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ऐसा आपने 5 वर्षों में क्या कर दिया है कि ये देश से विदेश में भी चर्चा का विषय बन गया? देखिए, हर भारत का शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चाहता है। जो भारत के हित में चाहता है, भारत की समृद्धि के बारे में चाहता है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के बारे में चाहता है, वह हर व्यक्ति चाहता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आए। और यही कारण है यूएस से लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर के दुनिया के तमाम देशों में वे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वे रैली वहां निकाल रहे हैं। वे वहां पर वोटर नहीं है यूपी में, लेकिन उनकी इच्छा है, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि मेरा भारत महान रहे, मेरा भारत महान बने। वे वहां से ट्वीट कर रहे हैं, वे वहां से इस बारे में कह रहे हैं यूपी का कोई वोटर है जाना चाहता है तो उनका फ्री में आने जाने का किराया देते हैं, आप जाइए यूपी में बीजेपी को वोट पोल करिए। और वही नहीं, हर भारतवासी भी जो भारत का हितैषी है वह हर भारतवासी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है। लेकिन हां, जिसको आतंकवाद प्यारा है, जिसको माफियावाद प्यारा है, जिसको अराजकता पसंद है, जिसको विखंडन पसंद है, जिसको दंगे पसंद है, वह अपनी पूरी एड़ी चोटी लगाया हुआ है कि हर हाल में भाजपा को रोकना है। उनके रुकने से भाजपा नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई अब जनता स्वयं लड़ रही है। इसलिए अब उनके रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मैंने एक सवाल का जवाब नहीं पाया, आपसे कहा मैंने कि उनमें भी एक वर्ग है कट्टरपंथी का वर्ग, जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले आ जाए लेकिन योगी जी ना आए। तो इतना क्यों नफरत उनमें? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी ने तय कर लिया है कि उसको मेरे बाने से ही नफरत है, तो मैं उसको कहां से बता दूं? क्योंकि वह जो चाहता था कि उसकी मर्जी से शासन चले, वो तो नहीं चल पा रही है। यूपी तो यूपी की जनता की भावनाओं के अनुरूप चलेगा, यूपी के कल्याण को लेकर चलेगा। और हमें कोई संकोच नहीं है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 5 साल तक काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल पे बहुत अच्छी यात्रा लेकर के नंबर 1 अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाएगी। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है कि राम मंदिर एक मुद्दा बनेगा, राम मंदिर मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। और इस बार चुनाव में ये देखा नहीं गया कि राम मंदिर कोई मुद्दा था। हमने तो पिछली बार भी नहीं मुद्दा बनाया। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक था, और अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक होने के नाते अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था। जन भावनाएं थी, देश की भावना थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया। हमारा वायदा नहीं था, लेकिन संकल्प था। एक अंतिम सवाल, सरकार की ऐसी 3 कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिसके आधार पे हम माना जाए कि प्रदेश की जनता आपको वोट दे रही है? कानून का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर एक गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है।